नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और सीधे आपके लिए बुलेटिन लेकर आ रहे हैं बनारस से, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जिलाधिकारी दफ्तर से निकले हैं। आपको बताऊं कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रधानमंत्री का नामांकन बनारस से तीसरी बार 2014 और 19 के बाद अब तीसरी बार 2024 में पूरा हुआ है। मैं आपको सीधे तस्वीर यहां से दिखा रही हूं। बड़ी खबर बता दूं कि तीसरी बार बनारस से नामांकन पूरा किया है। नामांकन की प्रक्रिया खत्म करने के बाद वो यहां से निकले हैं। नामांकन में उनके 4 प्रस्तावकों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। वही तस्वीर आपको यहां पर दिखा रही हूं। उत्तर प्रदेश में बनारस में तीसरी बार नामांकन प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन पूरा किया है। ये तस्वीर एक बार जरा यहाँ पर लोगों के बीच से आपको बता देती हूँ। नामांकन पूरा हो गया प्रधानमंत्री का। जरा बताइए, आप लोग यही कर रहे हैं? जी, तीसरी बार फिर से आ रहे हैं नरेंद्र? जी। क्यों? 400 पार हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करके। उधर देखिए प्रत्याशियों की लाइन। हमारा अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट होने के बाद में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप ये फाइल देखिए जी, ये ऑलरेडी नामांकन मेरा 12 तारीख से जमा है। अच्छा। ऑनलाइन डिपॉजिट है जो डिजिटल इंडिया की बात। क्या कोई उम्मीदवार है? जी बिल्कुल, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, ये उम्मीदवार है। एक और उम्मीदवार है। मैंने यहाँ पर लोगों से भी बात की है और उम्मीदवारों से भी बात की है। प्रधानमंत्री का नामांकन, और मैं एक बार बता दूं कि थोड़ी देर पहले यहाँ से जो प्रधानमंत्री के नामांकन के बीच में से लोग निकले हैं, बड़े बड़े जो महारथी बीजेपी के हैं वो निकले हैं। एकनाथ शिंदे से मैंने खुद बात की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। जरा सुनवाती हूँ क्या कह रहे हैं। हमारी भी बात पहुंचा दीजिए आप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। एकनाथ जी, इस नामांकन के बाद क्या चुनाव की तस्वीर और बदली? ये नामांकन जो ऐतिहासिक नामांकन है, आज काशी में यहाँ पर हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है। ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। जो देश में ने दुनिया में सबसे पॉपुलैरिटी पे नंबर 1 पे रहे प्रधानमंत्री मोदी जी का नामांकन हो रहा है। इससे देश भर में खुशी का माहौल है। इससे 2014, 2019 ये सब रिकॉर्ड टूटेंगे। और महाराष्ट्र की सीटें? महाराष्ट्र हमारा मिशन 45 हम सक्सेस करेंगे। और 400 पार? 400 पार भी सक्सेस होगा। तो सुचरिता कुकरेती मेरे सहयोगी, उन्होंने बात की एकनाथ शिंदे से, जो यही कह रहे हैं अब की बार 400 पार और गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री इस वक्त कन्वेंशन सेंटर के भीतर हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके साथ हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर बड़ी देर से खड़े हुए थे और धूप में करीब 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट आप में ही दिख रहा है मुझे प्रधानमंत्री को लेकर। नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम आशीष मिश्रा है। मिश्रा जी, इतना एक्साइटमेंट क्यों था प्रधानमंत्री को लेकर? आप तो राहुल गांधी को भी सलाह दे रहे हैं। उनको इसलिए सलाह दे रहे हैं कि अब उनका उम्र हो गया है सलाह का, जितना उनको करना था कर चुके हैं। और मोदी जी की बात है, मोदी जी को हम लोग 10 साल से देख रहे हैं, और जितने साल मोदी जी चाहेंगे उतने साल देखेंगे हम लोग। जितने साल मोदी जी चाहेंगे उतने साल देखेंगे प्रधानमंत्री को आप? हाँ, 400 पार, 400 पार सीधे, बस और कुछ नहीं। 8 लाख के मार्जिन से मोदी जी यहाँ से जीतेंगे। 8 लाख के मार्जिन से जीतेंगे। ये 5 लाख कह रहे थे, ये 8 लाख कह रहे हैं, और बीजेपी के नेता 10 लाख कह रहे हैं। और इस बीच पशुपति पारस से, जयंत चौधरी से, चिराग पासवान से, सृष्टि पांडे ने, मेरी सहयोगी ने बातचीत की है, जो नामांकन के लिए प्रधानमंत्री के पहुंचे हुए थे। सुनिए उनके क्या दावे हैं, वो क्या कह रहे हैं, फिर लोगों से बात करूंगी। प्रधानमंत्री अपना नामांकन करके तुरंत अभी यहाँ से निकले हैं, क्या कुछ करें? नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के नामांकन में हम तमाम एनडीए के सहयोगी दल हम लोग आए थे, और मुझे लगता है हमारे गठबंधन की ताकत ही यही है कि जिस तरीके से पूरा एनडीए एक साथ एकजुट है। ऐसे में जहां एक तरफ बटा हुआ विपक्ष आप देखते हैं, तो ऐसे में हम लोग का विश्वास कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया वो सरलता से पार कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग की ताकत है, एकजुटता। ये एनडीए का एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाए कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन था ये। आप इसको शक्ति प्रदर्शन बोल लीजिए, मैं इसको मेरा समर्थन मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल। 400 पार यकीनन। पशुपति पारस जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री अपना नामांकन करके अभी निकले हैं, क्या कुछ कहेंगे? एनडीए ने जी, ये बनारस की धरती का सौभाग्य है और पूरे देश का सौभाग्य है कि आज विश्व स्तर के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार यहाँ के नामांकन किया है। और मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक मतों से देश में
सबसे अधिक मतों से विजयी होंगे और 4 जून के बाद जब रिजल्ट आएगा तो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। विपक्ष की बात जो लगातार, क्योंकि आज के दिन ये सवाल भी जरूरी होता है, वो लगातार ये कहते हैं कि बीजेपी 400 क्या तो क्या 300 भी पार हो जाए तो बड़ी। विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन देश की जनता एनडीए गठबंधन के साथ एक तरीके से कहा जाए तो गठबंधन का ये शक्ति प्रदर्शन हमने देखा आज। हमें पूरा गठबंधन हम लोग एक हैं, पूरा गठबंधन हम लोग एक हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है। जयंत जी, प्रधानमंत्री के नामांकन में आप पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? पूरा एनडीए एक तरीके से कहा जाए तो अपना एकदम दिखाने की कोशिश। देख, बनारस का अपना एक सिग्निफिकेंस महत्व है। यहाँ से चुनाव प्रधानमंत्री को चुना जाता है धरती से। यहाँ के मतदाताओं को मेरी शुभकामनाएं। आज एक शुभ अवसर था, हम सब लोग देश के विभिन्न दल के नेता मौजूद थे और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात आपने कही है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नामांकन, ये हुजूम भी आपने यहाँ पर देखा। क्या लग रहा है जो 400 पार का नारा है उसका एक बड़ा संदेश यहाँ से जा रहा है? कहीं कोई शक नहीं है, जो हमने लक्ष्य तय किया है 400 पार का है वो पूरा होगा। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नामांकन है उसमें लगातार लोग भी जुट रहे हैं, उनसे भी बात हो रही है। अलग अलग, जैसा मैंने कहा, काशी के अलग अलग इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं। सर, आप बताइए, ज्ञानवापी में तो आपको लगातार जो केस चल रहा है उसमें सुन ही रहे हैं, जरा बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन से जुड़े हुए आपके जो आपके समुदाय के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, अधिवक्ता बुद्धिजीवी है, अधिवक्ता उसी के साथ है जो देश का विकास या जो विजन लेके देश को चल रहा है कि देश को परम वैभव पर कैसे पहुंचाया जाए। हमें लगता है इस देश में एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है या मोदी हैं एक नेता जो वास्तव में जिनके पास देश के विकास का एक विजन है, एक लक्ष्य है कि भारत को कैसे परम वैभव पर विश्व के प्रथम श्रेणी में कैसे खड़ा किया जाए, एक विजन लेके चल रहा है। अन्य पार्टियां हमें लगता है कि परिवार में अपने भाई भतीजावाद कि हमारे भाई हमारा कैसे मुख्यमंत्री हो जाए, हमारा लड़का कैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाए, लड़ाई इस पे चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विजन लेके चल रही है। और रह गई बात ये जो वर्तमान परिदृश्य दिखाई दे रहा है, लड़ाई इस पे नहीं, अब लड़ाई इस पे है कि 400 पार की 400 नीचे। ये पूरे देश में ये पहला चुनाव है जो बहस का मुद्दा बना है। बनारस के जो लोग हैं, मैं एक बार पूछती हूँ, बनारस के लोग जो हैं, आप ये टोपी ओपी पहनकर आ गए, आप कार्यकर्ता हैं या आम आदमी? नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता है। तो यहाँ बताइए। नहीं, 2014 से पहले जो बनारस की स्थिति थी, जो बनारस की गरिमा थी, 2014 के बाद बनारस मोदी जी जब से आए, बनारस का काफ़ी विकास किया, सड़क दिया उन्होंने, शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, रिंग रोड दिया, फ्लाईओवर दिया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया, रोजगार लोगों को दिया। इस बार बीजेपी कह रही है यहाँ से रिकॉर्ड जीत होगी, आपके जैसे ही कार्यकर्ता जो बनारस में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड जीत होगी, क्योंकि मोदी जी पहली बार आए थे, फिर दूसरी बार भी जीते और तीसरी बार तो जनता तो उनको रग रग में, पूरी पूर्वांचल की जनता समझ गई कि मोदी जी आखिर में क्या है। मुझे आप बताइए, आप तो इस पूरे मामले में, ज्ञानवापी के मामले में पक्षकार रही हैं, मुझे बताइए कि ज्ञानवापी को देखते हैं, काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार देखते हैं, वहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखते हैं, क्या ये मुद्दा चुनाव में रहेगा? मुद्दा देखिए, चुनाव में जो आस्था का है वो है ही, लेकिन विकास भी हम लोग के देश का बहुत हुआ है। सिर्फ काशी नहीं, काशी का तो विकास 14 में जो हाल था वो आज बदल चुका है। काशी पूरी तरह से बदल चुकी है। आप कहीं भी जाइए, कहीं सड़कें, पहले एक समय था 2014 में, मुझे याद है, दिन भर हम लोग को पंखा लेके हौंकना पड़ता था, बच्चे सोए रहते थे, गर्मी से उठ जाते थे, दिन भर लाइट नहीं रहती, रात भर लाइट नहीं रहती। बहुत से लोग कहते हैं कि बिजली पूरी आने लग गई है, ये पहले नहीं था। बिल्कुल नहीं था, 24 घंटे अब लाइट रहती है। अब हम लोग ये भूल गए हैं कि कभी लाइट भी जाता था। और 2014 से पहले ये हाल था कि दिन भर हम लोग को हवा करना पड़ता। सच 12 घंटा लोग लाइट देते थे तो बहुत एहसान करते थे। और कहते थे कि बनारस को 12 घंटा लाइट दे रहे हैं 2014 के पहले। यही नहीं कहते थे, रोड व्यवस्था